हे भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं। पूरा देश आज शोकाकुल है। हर भारतीय की आंखें आज नम है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज हर कोई गमज़दा है, हर आंख आज गमगीन है। देश के अनमोल रतन हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडियस हॉस्पिटल में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। और अपडेट आपको बता दें, टाटा का जो पार्थिव शरीर है, अंतिम दर्शन के लिए इसे नरीमन पॉइंट्स ले जाया जा रहा है, जहां पर एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस गाड़ी में रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है। आपको बता दें कि ये उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ले जाया जा रहा है नरीमन पॉइंट में, जहां पर क्या आम और क्या खास हर कोई उनके दर्शन कर सकेगा, अंतिम दर्शन कर सकेगा। और जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक शाम 4 बजे वर्ली में जो विद्युत शवदाह गृह है वहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। तो राजकीय सम्मान के साथ देश के प्यारे उद्योगपति को आज हर कोई अंतिम विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें, रतन टाटा का पार्थिव शरीर इसी गाड़ी के अंदर रखा गया है। सफेद फूलों की माला से जिसे सजाया गया है। और खास बात यह कि जिस गाड़ी में आज इनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है, वो गाड़ी भी खुद टाटा की बनाई हुई गाड़ी, टाटा कंपनी की ही गाड़ी है। देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने उद्योगपति रतन नवल टाटा 86 साल की उम्र में हम सभी को अलविदा कहकर अनंत यात्रा पर निकल गए। उनकी यादें हम सभी के साथ हैं। और जिस तरीके का मानवीय चेहरा उनका था बिजनेस के साथ साथ, उसने हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये वो गाड़ी जिसमें आप देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर, जिसे अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए ले जाया जा रहा है। वो रतन टाटा जिन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को नई ऊंचाइयां दी, जब उन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक इस समूह को लीड किया था। और अक्सर वो कहा करते थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि सही फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि जो फैसला आप लो उसे सही कर दो। कितना बड़ा उनका विजन था, किस तरीके से वो दूरदर्शी थे, इसके कई वाक्य, कई उदाहरण हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। उनके जीवन से जुड़ी जो कहानियां हैं, उन्हें जब आप सुनेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित आप हो जाएंगे। बड़े पैसे वाले कई होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन रतन टाटा बड़े दिल वाले भी थे। कई ऐसी कहानियां उनके सामने आती हैं जब उनका एक मानवीय चेहरा देखने को मिला था। अमूमन कोई भी बिजनेसमैन हो, उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, लेकिन उन सब से अलग रतन टाटा का चेहरा रहा। और जब तक उन्होंने अपनी कंपनी को लीड किया, जो टाटा समूह है, उसका भी चेहरा वैसा ही देखने को मिला। आप में से कई लोगों को पता होगा कि जो आमदनी होती थी इस ग्रुप को, उसका एक बड़ा हिस्सा दान दे दिया जाता था दूसरों की भलाई के लिए। और आज ऐसे विजनरी, ऐसे दूरदर्शी उद्योगपति रतन टाटा हम सभी के बीच नहीं है। जाहिर तौर पर इसका गम, इसका दुख हर किसी को है। और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं सफेद रंग के फूलों से जिसे सजाया गया है, इसी के अंदर रतन टाटा का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। और ये आपको बता दें एक अपडेट अभी जो हमें जानकारी मिली कि नरीमन पॉइंट पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। यहीं पर एनसीपीए है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और आम लोग भी वहां पहुंचकर अपने प्यारे उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। ये देख रहे हैं आपके सामने जो अलग अलग 4 तस्वीरें हैं। नहीं रहे अनमोल रतन, जैसा कि उनका नाम था रतन, और बिल्कुल वैसे ही वो रतन थे भी। सिर्फ देश भर में नहीं जाने जाते थे, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। एक बढ़ते हुए भारत की ऐसी तस्वीर उन्होंने पेश की जब बड़ी बड़ी कंपनियों का पूरी दुनिया में वो अधिग्रहण करने लगे थे। एक सशक्त, एक मजबूत भारत की बुलंद आवाज थे रतन टाटा। उनका यूं जाना हर किसी को रुला गया, गमजदा कर गया। और आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हो कि लोकप्रियता कितनी थी। आप सुबह से लगातार जो कवरेज एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, हजारों हजार लोग पहुंच रहे हैं लगातार। कोलाबा में जो उनका घर था, वहां पर जब पार्थिव शरीर रखा गया, जहां पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया था, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो ये देखिए, तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर रतन टाटा का जब यहाँ पर नरीमन पॉइंट में लाया गया
एनसीपीए में रखा जाएगा और यहां पर लोग अंतिम दर्शन उनके कर सकेंगे। तो राजकीय सम्मान के साथ आज भावभीनी विदाई दी जा रही है देश के मशहूर बड़े प्यारे उद्योगपति रतन नवल टाटा को। 86 साल की उम्र जब उन्होंने अंतिम सांसें ली और ये आप देख सकते हैं पारदर्शी कांच जिसके अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। मृत्युंजय मेरे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? दिवंगत उद्योगपति रतन का पार्थिव शरीर एनसीपीए के जो एक मध्य में जीआरडी टाटा हॉल है उसके मध्य में एक जो ओपन ग्राउंड है उसमें एक मंच बनाया गया है और उस पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और तिरंगे से लिपटे हुए रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को उस पर रख दिया गया है। और यहाँ इस समय बेहद करीबी लोग जो हैं परिवार के या फिर परिचित और उनके बेहद करीबी दोस्त वही आसपास नजर आ रहे हैं। उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे। वो ज़रूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। तो सुधा मूर्ति जी को आपने सुना किस तरीके से रतन टाटा के व्यक्तित्व के बारे में वो बता रही थी। जो सोचते थे वो बोलते थे, बिल्कुल पारदर्शी उनका जीवन रहा, व्यक्तित्व भी बिल्कुल पारदर्शी। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दूंगा, ये मुंबई में नरीमन पॉइंट है। यहीं पर एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। इस कांच का जो ये बना हुआ आप देख रहे हैं ढांचा, उसके अंदर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। और आम लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं अपने प्यारे उद्योगपति के अंतिम दर्शन के लिए। वो रतन टाटा जिन्होंने न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। एक मजबूत, एक सशक्त भारत की एक छवि उन्होंने पूरी दुनिया में पेश की जब उनकी कंपनी लगातार उनके नेतृत्व में बढ़ती गई। और एक वक्त ऐसा हम सभी लोगों ने देखा जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का वो अधिग्रहण कर रहे थे। यानी बढ़ते हुए भारत की बुलंद तस्वीर थे रतन टाटा। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र बार बार होता है जब भी रतन टाटा की बात होती है, टाटा समूह की बात होती है, कि जो उद्योगपति होते हैं उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है। लेकिन इन सब से बिल्कुल अलहदा थे, बिल्कुल जुदा थे रतन टाटा। उनका एक मानवीय चेहरा होता था। जो कमाई होती थी उनकी कंपनियों की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो दान दे देते थे। गरीबों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कई प्रेरक कहानियां हैं, ऐसे कई संस्करण आपको सुनने को मिलेंगे जो हम सभी को बताते हैं कि उनका कद, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। और ये देख सकते हैं आप हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा, जिससे उनके पार्थिव शरीर को ढका जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए लोग, ये रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लोग जहां पहुंचेंगे नरीमन पॉइंट में, वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और तिरंगे में लिपटा हुआ उनका ये पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें भावभीनी विदाई दी जा रही है। एक ऐसे दूरदर्शी बिजनेसमैन जिन्होंने न सिर्फ अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उनकी वजह से भारत का नाम भी दुनिया के पटल पर रोशन हुआ। कई जगहों पर कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए।
साल 2008 में दूसरा सबसे बड़ा जो भारत का नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, इससे भी उन्हें नवाजा गया था। और 1991 से 2012 तक जब तक रतन टाटा इस टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, चीफ रहे, उस दौरान भी टाटा समूह ने बहुत कई नई ऊंचाइयां छुई थी। कभी घबराते नहीं थे, विफलताओं से डरते नहीं थे। जब बिजनेस वो कर रहे थे उस दौरान टाटा कंपनी कई बार उतार चढ़ाव से गुजरती रही, लेकिन हमेशा उनका जो लक्ष्य रहा, जो उद्देश्य रहा, वो उन्होंने हासिल किया और बहुत ईमानदारी के साथ जीवन पर्यंत वो काम करते रहे। आम लोगों से मिलना जुलना, कंपनी के लोगों तक पहुंचना। हाल ही में आपने वो कहानी देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ा होगा उसके बारे में, जब उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय जो था वो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में उससे मिलने पहुंच गए थे वो। यानी बिल्कुल आम लोगों तक अक्सर पहुंचते रहते थे। कभी उन्होंने दूरी नहीं बनाई। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक थे, इतने बड़े बिजनेसमैन जिसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन कभी उन्होंने उस तरीके से अपना स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। आम लोगों के बीच पहुंचते रहे, सर्वसुलभ रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। और आज रतन टाटा को इसी वजह से, जो उनका अपना व्यक्तित्व था, जो कद था, सभी लोग इस तरीके से याद कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दिबांग भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। दिबांग, वैसे तो बड़े पैसे वाले दुनिया में कई हुए, लेकिन बड़े दिल वालों की बात की जाए तो वाकई में अनमोल है रतन टाटा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपको लगातार सुन रहा हूं। और बड़े दिल वाले और ऐसा दिल जिसमें खुद की तो जगह हो और दूसरों के लिए बहुत जगह हो, और दूसरों में इंसानी नहीं बल्कि जानवरों की बहुत जगह हो। अगर आपको बताऊं मैं, तो हाल के दिनों में वो कुत्तों के बारे में, कुत्तों को बचाने के बारे में बहुत काम करते थे। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, उनके अडॉप्शन के बारे में बहुत काम करते थे। क्योंकि आपने बात बीच से शुरू कर दी है, मैं वहीं से आगे चलता हूं। और उसमें देखिए कि एक बहुत अच्छा, बहुत एक तरीके से दुर्लभ वाकया है जो 2018 में आया, जब उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था फिलैंथ्रोपी का, जन कल्याण, जन परोपकारी कामों के लिए। और कहाँ दिया जाने वाला था? ये बकिंगहम पैलेस में दिया जाने वाला था अखिलेश। और प्रिंस चार्ल्स खुद निजी तौर पर देखरेख कर रहे थे कि किस तरह से अवार्ड दिया जाएगा, किस तरह से ये होगा। और पूरी तैयारी थी उसकी कि जो बकिंगहम पैलेस में इतना बड़ा अवार्ड उनको दिया जाए। लेकिन रतन टाटा ने उसमें मैसेज किया कि वो नहीं जा पा रहे हैं। उनके 2 कुत्ते थे, टैंगो और टीटो, उनमें से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि उस वजह से मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। और प्रिंस चार्ल्स ने कहा, जब उनको बताया गया कि एक कुत्ते की तबीयत खराब होने की वजह से अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो उसको बहुत डिजर्व करते थे रतन टाटा, और प्रिंस चार्ल्स चाहते थे कि वो खुद उनको इतना बड़ा अवार्ड दें, तो प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि ये आदमी है, ये कायदे का आदमी है। और ये बात उनकी थी कि आप किस तरीके से दूसरों का ख्याल रखें। आपने जैसे अभी खुद जिक्र किया कि टाटा से जितना फंड आता था, बहुत सारा फंड आप जानते हैं कि चैरिटी में जाता था। टाटा कैंसर हॉस्पिटल है जो कि बम्बई में है, और लगातार वहां पर जितने भी बच्चे वहां आते हैं, अगर उनका कैंसर ठीक हो सकता है, ठीक होता है, तो उस पर सारा पैसा जो है वो खर्च करते हैं, तो वो टाटास ही करते हैं। वो एकदम निःशुल्क उनको वहां पर सेवा दी जाती है। उन्होंने और भी कई जगह हॉस्पिटल, देखिए, और टाटा अगर आप सोचें तो इतना बड़ा है कि आपको हर जगह कहीं ना कोई जगह ऐसी बचती नहीं जहां आप टाटा से बचते हो। आपने सुबह अपना पराठा खाया होगा अखिलेश, पता नहीं आप पराठे खाते हैं कि नहीं, तो उसमें भी टाटा नमक का आपने इस्तेमाल किया होगा। आप गाड़ी बैठे हो, गाड़ी में बैठे होंगे जी, तो गाड़ी में बैठे होंगे तो आपने वहां भी आप टाटा की गाड़ी में सफर किया होगा। आप कहीं सफर करते हैं तो ताज होटल हो, विवांता हो, ये सब टाटा ग्रुप के हैं। अगर मेटल की बात करें, टाटा स्टील इतना बड़ा है, टाटा मेटेलिक्स इतना बड़ा है, एरोस्पेस में है टाटा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टाटा हाउसिंग, टाटा पावर, इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में टीसीएस जो कि टेक्नोलॉजी टेक कंपनी है, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा एलेक्सी बहुत बड़ी कंपनी है। आप अगर खाने की बात करते हो, नमक मैंने बताया, स्टारबक्स जो कैफे है जिसके लोग जहां पर जाके कॉफी पीते हैं, पानी पीते हैं, हिमालय का, वो टाटा का है। मैं ये गिना रहा हूं ताकि लोगों को ध्यान रहे कि टाटा ही नहीं है, मतलब स्टील ही नहीं है और कार ही नहीं है। लाइफ स्टाइल में टाइटन और तनिष्क, जहाँ पे आपने ज्वेलरी बनवाई होगी, शादी के लोग ज्वेलरी बनाते हैं तनिष्क में, और एक
नए किस्म का टाइटन भी खुला है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो वहां फिर टाटा प्ले आ जाता है। आप बाहर की अच्छी महंगी गाड़ियां अगर आपको खरीदनी हो तो जैगवार हो चाहे लैंड रोवर हो, वो टाटा का है। फाइनेंस में टाटास है, टाटा AIG बहुत बड़ी कंपनी है। वोल्टास आपके कमरे को ठंडा रखता है, वो टाटा का है। तो सब जगह टाटा है। और एक बड़ी बात यह है कि बहुत ही विजन के साथ ये काम करते थे। यानी जब टाटा आए, रतन टाटा ने जब समूह को संभाला तो वहां पर टाटा स्टील रूसी मोदी संभालते थे और सुमंत मुलगांवकर जो टाटा मोटर्स संभालते थे। उन्होंने उनका एक तरीके से क्या कहें, वो छत्रप थे, एक उनका साम्राज्य था, उन्होंने खत्म करके सिर्फ रतन टाटा बने। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से टाटा से जब ये पूछा गया कि आप तो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि ये हम एक साथ चलें और एक विजन हो उसके अनुसार चलें। तो ये विजन वाली बात है। बहुत सारा, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आपके पास समय हो तो एक अखिलेश बता सकता हूँ वाकया। जी बोलिए ना। तो मैं एक बार पेरिस गया और होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, एक मैक्सिकन लड़की थी, और उसको पता चला कि मैं भारतीय हूँ और उसको पता चला कि मैं पत्रकार भी हूँ। तो उसने जब मैं जा रहा था वहां से रूम में जा रहा था, उन्होंने कहा कि मैं आपसे शाम को मिलूंगी। मैंने कहा बिल्कुल। और पूरा उसने पूछा कि ये जो टाटा की नैनो गाड़ी है, क्या ये वहां पर बन चुकी है, क्या ये चलती है? मैंने कहा कि आप कहाँ से? उसने कहा मैं मैक्सिको से हूँ। मैंने कहा अच्छा मैक्सिको। तो उनकी जो मदर थी वो मैक्सिकन थी, उनके फादर जो थे वो फ्रेंच थे। तो वहां पर छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे लोग अगर आपके किसी उद्योगपति को पहचानते हैं तो आपको बड़ा अचंभा होता है, एक बड़ा सुखद अनुभूति होती है कि अरे इतने दूर आकर भी यहाँ कोई पहचान रहा है। दिबांग, बहुत ही अच्छा प्रसंग आपने सुनाया। मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ चूंकि एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, गिरीश कुबेर साहब हैं। आप टाटायन के लेखक हैं, लोकसत्ता के संपादक हैं और रतन टाटा से आपका जुड़ा लंबा अनुभव रहा है, कई मुलाकातें उनसे रही हैं। इस मौके पर आप उनके व्यक्तित्व को, गिरीश जी, कैसे याद करते हैं? बहुत ही यादें हैं। एक असली सच्ची सादगी, सीधापन और एक जो सिंप्लिसिटी होती है, दैट वाज अ कंप्लीटली यूनिक ऑफ मिस्टर रतन टाटा। मुझे याद है जब दूसरी बार किताब के लिए मुलाकात उनकी जब तय हुई थी तो उनसे आधे घंटे पहले उनके कार्यालय का स्वीय सचिव का फोन आया कि थोड़ी सी देर होगी, आपको चलेगा ना। ये जो सामने वाले आदमी की वक्त का भी एक अहमियत रखना, इतने बड़े पावरफुल पोजीशन के होने के बाद भी, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू टाटा। मैं मेरे जो पहले थे उनको सुन रहा था कि कौन से उद्योगों में टाटा ने बड़ा काम किया, उसको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा। मैसूर में जो सिल्क आता है, जब आप कई बार बेंगलोर मैसूर जब घूमने जाते हैं तो आते वक्त सिल्क की साड़ी या सिल्क के कुर्ते वगैरह लेते हैं, वो सिल्क टाटा की वजह से वहां पे आया है। महाबलेश्वर में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जाते हैं, ठंडी जगह है, एक हिल स्टेशन है, वहां से स्ट्रॉबेरीज आते हैं, फेमस है वहां की। वो स्ट्रॉबेरीज वहां में टाटा की वजह से आई। वो जो पहले टाटा थे उन्होंने वहां से स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन वहां किया था। जैसे मैसूर में टाटा ने वो जो रेशम के कीड़े होते वो जो बाहर से लाए थे, फ्रांस से लाए थे। सो भारतीय माहौल के मुताबिक, भारतीय संस्कृति के मुताबिक और भारत के लिए क्या अच्छा है ये जान के उन्होंने जो कुछ अपनी डेवलपमेंट की वो की, और सिर्फ मुनाफा कमाना ये उनका कभी भी मकसद नहीं था। अपने साथ सोसाइटी को साथ लेके चलना है, उनको आगे लेके चलना है, उनको जुड़ के जो कुछ प्रोग्रेस करनी है वो उन्होंने, उनका ये मकसद ऐसा रहा है। इसलिए जब इंग्लैंड में जब एक कंपनी बंद हो जाने वाली थी ऑटोमोबाइल की, जब वहां के कर्मचारियों को पूछा गया कि आप कौन से उद्योग का हिस्सा बनना चाहेंगे क्योंकि ये तो बंद होने वाला है, तो उन्होंने ओवरवेलमिंगली कहा कि हम टाटा पसंद करेंगे। और ऐसी इसकी वजह से जगवार लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी टाटा एम्पायर का भाग हुई। आज दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी, 90% जनता जब सुबह उनका दिन शुरू होता है वो जो चाय पीती है वो भारतीय होती है, भारत में बनी कंपनी की होती है। वो टेटले कंपनी रतन टाटा की वजह से भारत का हिस्सा बन गए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी कहानियां उनके बारे में बताई जा सकती है।
लेकिन सबसे अहम यही है जो उनकी सादगी है, वो असली थी, वो सीधापन था, वो असली था। नहीं तो अपनी संस्कृति में ऐसा होता है, अपने देश में ऐसा होता है। हाँ गिरीश जी, उसी पर मैं आना चाह रहा था। दरअसल मेरे साथ दिवांग भी जुड़े हुए मेरे सहयोगी, वो भी अभी बता रहे थे कि घर में खाने वाले नमक से लेकर तमाम चीज़ें, मतलब जीवन का कोई ऐसा हिस्सा अछूता नहीं है जब टाटा से संबंधित चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैंने ध्यान दिया तो मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई है वो टाटा की घड़ी है, टाइटन है। जो कार में इस्तेमाल करता हूँ वो टाटा की है। 2 दिन पहले मैं जब मॉल में अपनी पत्नी के लिए पर्स खरीदने गया तो पता चला वो टाटा कंपनी का ही। मतलब इस तरीके से बिजनेस को उन्होंने डाइवर्सिफाई किया था कि ऐसा लगा नहीं कि कोई भी जीवन, हमारे जीवन से जुड़ा क्षेत्र अछूता रह गया हो जहां टाटा की चीजें ना मिलती हो या ना बनाई जाती हो। करेक्ट। और ये दैट इज एग्जैक्टली द स्पेशलिटी। और वो चीजें भारत में बनाने की शुरुआत टाटा की वजह से हो गए। वो चाहे वो पहले जमशेद टाटा हो, जेआरडी टाटा हो, रतन टाटा हो। जब इंग्लैंड ने दूसरा महायुद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब जीता तो इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, पार्लियामेंट में कहा, हम टाटा की वजह से जीते, क्योंकि टाटा स्टील ने उनका बचाव किया था। वो जो हमले हो रहे थे तो टाटा स्टील कितना मजबूत होता था कि टाटा स्टील की वजह से हम जीत पाए, ऐसा उन्होंने ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। जब जर्मनी के इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो रही थी तो टाटा वहां कुछ सेटअप करना चाहते थे तो जर्मन के मिनिस्टर ने कहा, ओ रतन टाटा, वी कंसिडर आवर सेल्फ, वो वी कंसिडर हिम एज ए जर्मन। सो ये जो एक सच्चापन था और कोई प्रिंसिपल्स अपने जो होते हैं वो उसको, उसकी जो तत्व होते हैं, उसके जो मूल होते हैं, उसको वो वही ढांचा संभल के अपना उद्योग विस्तार करना, ये सबसे अहम और सबसे डिफिकल्ट चीज है भारत में। रतन टाटा की अहमियत यही है कि उन्होंने कोई मूल्यों की जो एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो कभी नहीं की। भारत के 2 पॉलिटिशियंस की वजह से कुछ 20 साल पहले उनको अपनी एयरलाइन वो शुरू नहीं कर पाए। मेरी किताब में वो सब कहानी लिखी है मैंने, वो रतन टाटा जी के मुंह से सब सुनने को मिला था। लेकिन वो अपनी एयरलाइन शुरू हो इसलिए उन्होंने अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। वो रुके, दो दशकों के बाद उन्हें टाटा सिंगापुर एयरलाइंस शुरू कर पाए। तो ये जो सादगी है, संपत्ति और सादगी भारत में बहुत वो इट्स वेरी रेयर, बिकॉज यहाँ पे अपने कल्चर में संपत्ति का एक प्रदर्शन बड़ी आई मीन इट इज वेरी पॉपुलर थिंग। यू हैव टू शो ऑफ योर पावर, मे बी पॉलिटिकल पावर, वेल्थ, वॉट एवर पावर यू हैव। सिंप्लिसिटी और उसमें जो जेन्युइननेस है वो सिर्फ रतन टाटा में और टाटा कल्चर में देखने को मिला था। पहले टाटा ऐसे थे, दूसरे टाटा ऐसे थे, जेआरडी टाटा ऐसे थे, और वही वो एक जीन्स होते हैं जो एक जनु को कहते हैं, वो जो एक अपने प्रिंसिपल होते वही लेके रतन टाटा अपनी जिंदगी जिए। रतन टाटा की जाने से क्या क्या नुकसान हुआ ये समझ आने में भी हमें बहुत समय बिताना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट बॉर्न एनी मोर नाउ इन आवर सोसाइटी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गिरीश जी। और जिस तरीके से आपने उनका अनुभव बताया, मतलब अपने देश में या पूरी दुनिया में कई बिजनेसमैन हुए। अमूमन क्या होता है, कोई भी बिजनेस घराना हो, उद्योगपति हो, उसका एक पहला उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। लेकिन शायद रतन टाटा ऐसे पहले बिजनेसमैन के तौर पर नजर आए जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था। जो भी कमाई होती थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो दान में दे देते थे, हॉस्पिटल्स को, बच्चों के लिए, रिसर्च के लिए। कुछ उस तरीके का संस्मरण जो आपका उनसे जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसी बात जो पब्लिक डोमेन में ना आई हो, अगर आप हमारे दर्शकों से अभी साझा करना चाहें। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब उनसे इंटरव्यू मेरा हो रहा था तो उस दिन वो थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे थे। बार बार अपने पीए को पूछते रहते थे कि क्या हुआ है। तो इंटरव्यू के बाद मैंने पूछा उनको कि क्या वजह है, यू आर लुकिंग वेरी डिस्टर्ब। तो उनका जो घर का जो कुत्ता था, टीटो नाम का जर्मन शेफर्ड था, वो बीमार था और उन्हें सिंगापुर में उसके लिए वो मीटिंग के बाद कुछ बिजनेस डील के लिए जाना था। तो शाम को वो सिंगापुर निकल गए। जाते वक्त यही थी उनकी चिंता थी कि वो कुत्ता बीमार है। तो दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो सिंगापुर के लिए क्यों गए। सिंगापुर से अनाउंसमेंट आ गई कि टाटा और सिंगापुर एयरलाइन का जॉइंट वेंचर विस्तारा फॉर्म हो रहा था, और विस्तारा के जन्म में इतना बड़ा एक डेविएशन उनके कंपनी का एक बड़ा
डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, लेकिन उनको चिंता पड़ी थी कि वो कुत्तों की, वो जब बॉम्बे हाउस में आते थे, उनकी जब गाड़ी रुकती थी तो आसपास के कई सारे 20-25 कुत्ते उनके गाड़ी के आसपास जमा हो जाते थे, और जैसे कोई दोस्त हो ऐसी बात रतन टाटा उनसे कहते थे। वो सब कुत्ते उनके साथ लिफ्ट तक उनको छोड़ने के लिए आते थे। लिफ्ट के बाद वो रतन टाटा अकेले जाते थे और वो कुत्तों के लिए उसके बाद रतन टाटा की वजह से उनके लिए खास अरेंजमेंट किया गया। अभी भी वो अरेंजमेंट वैसा ही है। और उनका एक आखिरी जो एक चैरिटी का काम है वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उन्होंने बंबई में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जानवरों का अस्पताल बनाया। भारत में ऐसी सुविधाएं नहीं है। जानवरों को कुछ हम अच्छी तरह से देखते नहीं है, स्पेशली जो रोड साइड के जो रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, लेकिन उनके लिए रतन टाटा का जो लगाव था वो देखने की चीज थी, वो एक अनुभव करने की चीज थी। जैसे वो उतरते थे गाड़ी से, 20-25 कुत्ते उनके आसपास इर्द गिर्द आते रहते थे, उनके ऊपर छलांग लगाते थे, हर एक से रतन टाटा बात करते थे। और 6 महीने पहले उनका सबसे बड़ा जो एक सपना था भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जानवरों का अस्पताल खड़ा करना, वो अभी शुरू हुआ है। वो ये जो आसपास के हर एक सजीव के बारे में एक लगाव रखना, एक प्यार रखना, ये जो एक इट्स वेरी रेयर इन इंडिया। आई मीन वी ट्रीट कंटेम्पशियसली स्पेशली पुअर पीपल एंड पुअर एनिमल। अगर जो कुछ हम श्रद्धांजलि देना चाहते होंगे तो यही रहेगी कि ये जो एक अपना एनवायरमेंट है, अपने एक जो उनका एक प्रोजेक्ट जब उड़ीसा में होने वाला था तो उनको पता चला कि वहां माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो माइग्रेटरी की बर्ड्स के लिए अगर डिस्प्लेस हो जाते, अगर उनका प्रोजेक्ट वहां आ जाता तो, लेकिन वो बर्ड्स के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शिफ्ट किया। इतनी सादगी इट्स वेरी रेयर इन इंडिया। सो द रियल ट्रिब्यूट विल बी टू हैव अफेक्शन फॉर पीपल अराउंड अस, पुअर अराउंड अस एंड स्पेशली एनिमल्स अराउंड अस। जी गिरीश जी, मैं चाहूँगा वो जो टाटा इंडिका वाली कहानी है वो भी ज़रा बताइएगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट पहले फ्लॉप हो गया, फिर वो फोर्ड के पास पहुँचे थे ताकि उनकी कंपनी को खरीद लें, उनकी कोई बात उनको बुरी लग जाती है, फिर वापस आते हैं, फैसला करते हैं कि उसे फिर से रीलॉन्च करेंगे, और उसके बाद टाटा इंडिका भारत में बनी हुई पूरी तरीके से ऐसी कार बन गई जो पूरा प्रोजेक्ट उनका हिट रहा था। और बाद में ऐसी स्थिति भी आई कि फोर्ड कंपनी के एक वेंचर को भी उन्होंने खरीद लिया था। मतलब पूरी उल्टी कहानी हो गई थी। ये वाला संस्मरण अगर कहानी आप बता पाएं। नहीं, ये टाटा के जो अब तक वो जो हेड्स हो गए उनको अलग अलग चीजों से लगाव था। जैसे जे.आर.डी. टाटा को विमानों से लगाव था। उन्होंने एयर इंडिया कंपनी फॉर्म की। वो जो पहले टाटा थे, जमशेदजी टाटा, उनका सपना था देश में स्टील बनना चाहिए, पोलाद बनना चाहिए, तो उन्होंने टाटा स्टील का फॉर्मेशन किया। हालांकि वो देख नहीं पाए, उसके पहले उनका देहांत हो गया। वैसे रतन टाटा उनको ऑटोमोबाइल में बहुत सारी रुचि होती थी। वो खुद जाके इटली में टूरिन करके एक जगह है, वहां नए नए गाड़ियों का डिजाइनिंग होता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड जगह है वहां पे, तो वो सीख के आए थे। उनको लग रहा था कि भारत में तब दो ही पद्धति की, दो ही वैरायटी की कार्स बनती थी। एक तो एम्बेसडर होती थी, वो हिंदुस्तान मोटर्स की भारत सरकार की कंपनी थी, और दूसरी प्रीमियर पद्मिनी जो वालचंद हीराचंद ग्रुप की कंपनी थी। उनका कहना था कि इसके बीच में एक ऐसी कार भारत के लिए होनी चाहिए वो जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके। इसलिए उन्होंने एक अपने कार का सपना देखा, और लोगों ने उनको इतना डिसमिस किया था, टाटा हाँ वो क्या कार बनाएंगे, ये तो ट्रक बनाने वाली कंपनी है। तो ऐसे करते करते वो सब लोगों की ताने सुनते, उन्हें पूरा उनके ऊपर अपना जो फोकस था वो गाड़ी के ऊपर ही रखा, और पहली इंडियन ऑटोमोबाइल इन्होंने भारत में बनाई। वो प्रीमियर पद्मिनी की बात कर रहा था, वो फियाट की वजह से बनी थी। फियाट की कंपनी की वो जो टेक्नोलॉजी थी वो भारत में पद्मिनी की रूप से आई थी। लेकिन पहली असली भारतीय कार ये टाटा उन्होंने बनाई, इंडिका। और जो ऑटोमोबाइल का इतना सक्सेस बाद में हो गया, तो बंबई में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पे हस्बैंड वाइफ और 2 लड़के, लड़का सामने खड़ा है, लड़की बीच में बैठी है, 4 आदमी दो पहिए की गाड़ी पे जा रहे थे। तो उनको मन में आया कि एक असली और एक गरीब आदमी के लिए एक गाड़ी बननी चाहिए, तो नैनो का जन्म इससे हुआ है। और जब ऑटोमोबाइल्स उनका साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो विश्व की सबसे बड़ी एक कंपनी थी जगुआर लैंड रोवर, वो टाटा साम्राज्य का हिस्सा हो गई। जब वो बंद करने वाले थे फोर्ड, तो उन्होंने जब अपने कर्मचारियों को पूछा, वोटिंग ले लिया कि किसका हिस्सा बने रहने में आपको रुचि रहेगी, तो बहुत से
कर्मचारियों ने कहा कि हम टाटा का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो जगुआर लैंड रोवर ब्रिटिश कंपनी थी, अभी भी इंग्लैंड की महारानी हो या प्रिंस चार्ल्स हो या लेडी डायना पहले होती थी, अब उनके जो लड़के हैं ये जो गाड़ियां इस्तेमाल करती है लैंड रोवर कंपनी की गाड़ियां, वो टाटा की कंपनी है। तो ये जो कुछ निर्माण करना है, एक नए निर्माण का एक जो सपना देखने वाले थे, क्योंकि भारत में जो चीजें हम उद्योगपति कहते थे वो बहुत सारे ट्रेडर्स है, व्यापारी मेंटालिटी के लोग हैं, वो उनको मुनाफे में रुचि है। लेकिन ये टाटा एम्पायर पहला ऐसा एम्पायर है कि जिन्होंने खुद कुछ निर्माण करने का सपना देखा, और निर्माण इस मट्टी से जुड़ा होना चाहिए, उस निर्माण में समाज को रुचि होनी चाहिए और संपत्ति निर्मिति में सात्विकता होनी चाहिए। ये उनका ध्यास था, ये उनका सपना था। ये पूरा टाटा समूह का, अगर आपने जो इतिहास है मेरे टाटा में वो सभी कहानी मैंने लिखी है, तो ये जो देखेंगे ये जो असलीपन है वो ये जो उन्हें आज के दिन जरूर ध्यान रखना चाहिए। दैट्स द रियल ट्रिब्यूट टू टाटाज। गिरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। ये तस्वीरें भी दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एनसीपीए में जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का, वहां पर आम लोग, खास लोग, तमाम लोग दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें ले जाया जाएगा वर्ली स्थित विद्युत शवदाह गृह में, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। तो राजकीय सम्मान के साथ आज उनकी अंतिम यात्रा, और आप देख रहे हैं इसमें हजारों लोग उनके साथी बन रहे हैं। किस तरीके की उनकी लोकप्रियता थी, एक बिजनेसमैन की इस तरीके की लोकप्रियता बहुत कम देखने को मिलती है। अनमोल रतन, वाकई में ये जो शब्द आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर लिखा हुआ, वो बिल्कुल अपने आप में साकार है। मेरे साथ गिरीश कुबेर जी लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोकसत्ता के एडिटर हैं, आपने टाटा पर किताब भी लिखी है, उनके जीवन से जुड़े संस्मरण, कई कहानियां आपने हमें बताई। एक चीज़ और गिरीश जी आपसे समझना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले जब आप अपनी बातें रख रहे थे तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, साम्राज्य, टाटा साम्राज्य। वाकई में साम्राज्य, एम्पायर है। तो ये जो साम्राज्य खड़ा हुआ वो कैसे हुआ, कैसा व्यक्तित्व था इनका रतन टाटा का, और उसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं, मतलब वो फैसले कैसे लेते थे? नहीं, वो साम्राज्य जिसे कहते हैं वो साम्राज्य निर्मिति में इनको कभी भी रुचि नहीं थी। जब भारत में पहले महायुद्ध के आसपास जब जेआरडी को पता चला कि देश में सॉल्ट तैयार नहीं होता, नमक अपना तैयार नहीं होता, तब एक फॉरेन एजुकेटेड लड़का इंडिया में आया था, विदेश से आया था, तो उसे उन्होंने जिम्मेदारी की चलो आप नमक सोडियम का कारखाना लगा दो। टाटा केमिकल का जन्म ऐसे हुआ, टाटा स्टील का जन्म ऐसा है, टाटा ऑटोमोबाइल्स का जन्म की कहानी ऐसी है। आपने टाइटन की बात की, वो तमिलनाडु के, केरल के औरतें ये सब चीजें बनाती थी। तो एवरी स्टोरी ऑफ टाटा हैज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर वो सामाजिक अंग उसके पीछे का हम ना देखें तो उसको सिर्फ उद्योगपति, उद्योग महर्षि के नाते देखना अन्याय रहेगा। वो हर एक टाटा जो चीज है वो टाटा, चाहे वो टाटा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है एयरबस के और जो अमेरिका के जो सबसे बड़े एविएशन के जो पायलट्स होते हैं, जो टाटा वहाँ के जो हेलीकॉप्टर, उसका नाम अपाचे करके एक अमेरिकन फोर्सेस के कमांडोज इस्तेमाल करते हैं वो हेलीकॉप्टर, उसकी केबिन, उसकी टेक्नोलॉजी टाटा बनाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके पीछे टाटा है, और टीसीएस जैसी कंपनी होगी, और हर एक जो उद्योग उन्होंने जो कुछ सेटअप किया उसके पीछे कुछ सामाजिक व्यवहार का एक विचार था, सामाजिक प्रगति का उनमें विचार था। तो जैसे टाटा स्टील हो, टाटा इलेक्ट्रिक हो, टाटा इलेक्ट्रिक का जब जन्म हुआ तब दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की संकल्पना का भी जन्म नहीं हुआ था। तब जमशेदजी टाटा ने इलेक्ट्रिक कंपनी का फॉर्मेशन किया, टाटा इलेक्ट्रिक आई, और उसमें एक बड़ी हैरान होने वाली चीज आज लोगों को लगेगी। तो टाटा कंपनी उन्होंने जब शुरू की तो लोगों के पास जाते थे, बम्बई में बहुत सारी मिलें थी, वहां पे वो कपड़ों की मिल इंडस्ट्री थी, तो उनको वो रिक्वेस्ट करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी ले लो, बिजली ले लो। तो वो कहते कि नहीं, बिजली की किसी जरूरत है, हम तो वो घासलेट हो या डीजल हो इसके ऊपर अपना कारोबार चला रहे। तो तब इन्होंने बिजली की संकल्पना को वास्तव में लाया। तो ऐसी चीजें हैं, तो देश से जुड़े हुए, देश की जड़ में इनकी रूट्स है। दैट इज द रियल काइंड ऑफ ए टाटानेस, अंडरस्टैंडिंग टाटानेस could be the real tribute to Tatas.
बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश मुझे जी, निकलना हमारे साथ। पड़ेगा, जी जी ये फोन आया जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये संस्मरण, ये कहानियां रतन टाटा से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं एनसीपीए नरीमन पॉइंट पर। और आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक वर्ली के ही पारसी शमशान भूमि में पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा और यहाँ पर प्रेयर हॉल में रखा जाएगा, जहां लगभग 200 लोग मौजूद रहेंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, एक एक पहलू से, एक एक तस्वीर से आगे भी हम आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो होना है, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। तो अभी का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, एक डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है, बाय इलेक्शंस जो होने हैं 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी रखेगी, ये बात कही जा रही है। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। अखिलेश कल समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। कल समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन आज ये बड़ी खबर आ रही है, ये बात कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। कल समाजवादी पार्टी ने दरअसल 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। तो आइए नीरज पांडे से इसी खबर पर वीरेश जुड़ गए, माफ करिएगा वीरेश, क्या अपडेट है, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज नेताजी की पुण्यतिथि है और रतन टाटा जी का देहावसान है। दिन तो बहुत माकूल नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में बना रहेगा, मजबूती से रहेगा। और जब सवाल किया गया कि आपने तो 6 सीटों का ऐलान कर दिया, तो बड़े ही अनमने ढंग से अखिलेश यादव ने इसका कोई उत्तर देने की कोशिश नहीं की। हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं, हरियाणा कश्मीर में? अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं, इस बात की होगी? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही हैं, उसी पर बात रखें। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, जो वो कह रहे थे यूपी उपचुनाव को लेकर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। हालांकि वीरेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उनसे जब सवाल पूछा गया, जो 6 नामों का ऐलान कर दिया गया है उसको लेकर, शायद वीरेश अब हमारे साथ नहीं है, उनसे मैं उस पर कुछ और जानकारी लेना चाह रहा था। लेकिन अखिलेश यादव ने जब 6 उम्मीदवार अपने उतार दिए थे इन बाय इलेक्शंस के लिए, तब उस पर कुछ सवाल खड़े हो रहे थे। बहरहाल अब अगली खबर, आज की जो बड़ी खबर है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई से रतन टाटा नहीं रहे और आज उन्हें अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं, भावभीनी विदाई। उसकी तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं तस्वीर इस वक्त जो आपके सामने है, एनसीपीए मुंबई में, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। ये नरीमन पॉइंट इलाके में ये जगह है। शाम 4 बजे तक लोग यहां पर पहुंचकर उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और यहां पर व्यवस्था कुछ इस तरीके की बनाई गई है कि आम लोग हों या खास लोग, सभी आकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मेरे साथ दिबांग, मेरे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले भी दिबांग से बात हो रही थी। दिबांग, आप बता रहे थे रतन टाटा के बारे में, किस तरीके का उनका विराट व्यक्तित्व रहा, किस तरीके से जो उनका एम्पायर कह लीजिए, जो बिजनेस है हर क्षेत्र में फैला हुआ, उसकी कुछ और, उससे जुड़ी कुछ और प्रसंग, कुछ और कहानियां, कुछ बातें आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक जो हमारे जो आज के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे वो शायद एक रतन टाटा की बात से सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह की श्रद्धांजलियां सभी बड़े इंडस्ट्री से, चाहे वो मुकेश अंबानी हों जो खुद अस्पताल में भी पहुंच गए थे रात को ही, अगर उनकी आप बातें देखें, जिस तरह से जो रतन टाटा कहते थे कि भाई आप, और इसमें जो रतन टाटा ने कहा उसमें एक तरीके से वो बड़े दार्शनिक, और अगर आप चाहें तो एक तरीके से बहुत अपने आप को जो बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं लोग, उनसे आप उसको जुड़ा हुआ पा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पारसी है समुदाय है, उसमें भी ये बात है कि आप सफलता के लिए ज्यादा तलाश न करें, सफलता के लिए अपना जीवन नष्ट न करें, आपको खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आखिर में सब खुशी ही चाहते हैं।
दलाई लामा भी कहते हैं कि भाई जिंदगी में लोग एक ही चीज चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी जब उसको मिल जाती है तो खुशी चाहते हैं, तो उसको खुशी होती है। हो सकता है कोई नौजवान हो अखिलेश आपकी तरह, वो कहे कि नहीं मुझे तो 3 गर्लफ्रेंड चाहिए, तो 3 गर्लफ्रेंड जब मिल जाती है उसके बाद उससे खुशी मिलती है। तो खुशी के रास्ते अलग अलग होते हैं, जीवन में ध्येय एक ही है। तो रतन टाटा ने भी इस बात को कहा कि हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। और दूसरी जो एक बात इससे जुड़ी हुई उन्होंने कही कि देखिए इंसान जो है वो कंप्यूटर नहीं होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का मजा भी लीजिए, ज्यादा टेंशन में और हमेशा गंभीर मत बने रहिए। अखिलेश आपके लिए भी है ये कि आप जरा मजा कम कीजिए, थोड़ा काम वाम भी किया कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ये सोच और ये कहना, इस बात को कहना, इस तरह से सोचना, अगर आप देखें तो ज्यादातर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो इस तरह के बड़े नेता भी होते हैं, ऐसे गंभीर दिखाई देते हैं जैसे धरती का बोझ वही उठाए हुए हैं। ठीक है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ये बात भी ध्यान जो फैज साहब ने कही अपने तरीके से, ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि आप और भी चीजें हैं दुनिया में जिस पर भी ध्यान रखिए। और वो काम रतन टाटा ने करके दिखाया, और कोई मामूली आदमी नहीं था, इतने शीर्ष पर पहुंचे हुए आदमी ने करके दिखाया। मैं अभी देख रहा था कि जो टाटा साम्राज्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसे रतन टाटा ने अपने कार्यकाल के दौरान 13 गुना ज्यादा बढ़ाया, 13 गुना ज्यादा बढ़ाया अखिलेश, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप अगर देखें जो टाटा की जो शुरुआत हुई 1886 में, तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी ये, और इन्होंने बेसिकली ट्रेड किया चीन में, यूरोप में, अमेरिका में खूब, जापान में खूब इनकी ट्रेडिंग होती थी। और जो बड़ा पैसा इन्होंने कमाया वो कॉटन और अफीम की बहुत ट्रेडिंग होती थी चीन से उन दिनों में, उससे उन्होंने कमाया। वहां से कमाते वो यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ तक आते आते, और जिस तरह से आप भी अभी बता जी दिवांग, और देखिए कितना बड़ा विस्तार था वो उनकी सोच का, जो आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे। एक तरफ नैनो जैसी कार भी उन्होंने बनाई, लकटकिया कार, और दूसरी तरफ आप देखिए तो जगुआर का अधिग्रहण किया। मतलब आप देखिए आम लोगों से लेकर खास लोगों तक का सबका अपने बिजनेस के जरिए उन्होंने ख्याल रखा, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांग, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।